नमस्कार, मैं हूं आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज में फिर से एक नया लेक्चर लेकर के हाजिर हुआ आपके लिए। बिहार स्पेशल की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें मध्यकालीन इतिहास के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, मध्यकालीन बिहार के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। और इसी बीच जो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न, और दिन रोज का रोज नया नया प्रश्न आपके सामने निकल के आता है, लेकिन आज एक नया प्रश्न आपके सामने निकल के आया है जो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो है देश के नाम को बदलने का। सोचिएगा कि अगर देश के नाम को बदल के देश के हालात ठीक किए जा सकते तो फिर कब के नाम बदले जा सकते। हालांकि जिस नाम को बदलने की बात चल रही है वो ऑलरेडी संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो इस पे बड़ी गहन विचार विमर्श किया जा सकता है। चूंकि ये मुद्दा है, करंट का मुद्दा है, हॉट टॉपिक है, तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन बन जाता है, राजनीतिक विज्ञान का एक प्रश्न बन जाता है। आपके बिहार के बीपीएससी 69वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना। यहाँ तक कि 69वीं बीपीएससी के प्री में इससे संबंधित कोई ना कोई एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है। देश की हालात पे कभी कभी सोचना पड़ता है, और एक राष्ट्रवादी और एक भारतीय होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम इन हालातों पर जरूर सोचें। क्या चल रहा है देश में। देश में बेरोजगारी है, देश में कितनी सारी समस्याएं हैं देश में। उन समस्याओं से किसी को मतलब नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब नहीं है। हम लगे हुए आपस में देश के नाम बदलने में। हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ कि इतने जो बेरोजगारी दर इतना हाई है उसको कम किया जा सके, महंगाई कैसे कम होगी, है ना। इन सब चीज़ों से किसी को लेना देना नहीं है। आपस में वोट पॉलिटिक्स के लिए लगे पड़े हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के, को मैं कह रहा हूँ, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही चीज़ में उलझी हुई है आपस में, और इसमें मूर्ख कौन बनता है? मूर्ख पब्लिक बनती है। सोचिएगा कभी। लेकिन आज अभी समय है 69वीं बीपीएससी हमारे युवाओं के लिए, जो युवा लगे हुए हैं 69वीं बीपीएससी के लिए 475 सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए एक जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यह समय आपको किसी भी पॉलिटिकल टॉपिक में न लग के किस पे लगना है? रिवीजन में लगना है। हालांकि उस पर ध्यान रखना है क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न है, अनुच्छेद 1 से संबंधित प्रश्न, अनुच्छेद 2 से, अनुच्छेद 3 से, अनुच्छेद 4 से, अनुच्छेद 5 से नागरिकता से संबंधित भी प्रश्न जो है पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो भारत का नाम बदल रहा है, भारत किया जा रहा है इंडिया का नाम। कहाँ कहाँ नाम बदलेंगे? अब सोचिए, एक नाम अगर बदला जाए भारत का तो कितना खर्च आएगा, वो बोझ किस पे जब बढ़ेगा? वो बोझ किस पे डाला जाएगा? ऐसे ही हमारा देश विकासशील है, पिछले 77 सालों में विकासशील, बचपन में भी विकासशील ही सुनते आ रहे थे, आज भी विकासशील ही सुनते आ रहे हैं। चलिए आज देखते हैं प्रश्न। आज बारी है बिहार में मुगल इतिहास की। मुगलों ने कैसे बिहार में अपने साम्राज्य को स्थापित किया, जिसमें अकबर का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि अकबर के समय में ही जाकर के बिहार अंततः मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। बाबर से प्रयास शुरू हुआ और अकबर के समय में जाके यह प्रयास खत्म हुआ। इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, और इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बाबर ने अधिकार कर लिया। लेकिन इब्राहिम लोदी का एक भाई महमूद लोदी शरण लेता है बिहार में। बिहार के पठानों ने, बिहार के अफगानियों ने महमूद लोदी को समर्थन दिया, और महमूद लोदी बिहार का शासन का बागडोर संभालता है और बाबर के खिलाफ अभियान चलाता है।
बाबर की नीति रही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दुश्मनों का सफाया करो एकदम जड़ से, है ना। बाबर ने बोला भाई साहब इनको खत्म करना पड़ेगा, ये तो हमारे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदिता अगर प्रतिद्वंदी समाप्त नहीं होगा तो फिर ये सर उठा के खड़ा हो जाएगा, हमारे सामने एक बड़ा चुनौती बन के खड़ा हो जाएगा, इसे तो खत्म करना ही पड़ेगा। उधर बिहार के अफगानी एक साथ एकजुट थे और इसमें शेर शाह सूरी भी शामिल था। हालांकि शेर शाह सूरी बाबर से इस वक्त टकराना नहीं चाहता था, वह उचित वक्त की तलाश में था, वह इस बात को समझ रहा था कि बाबर एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो महमूद लोदी को समझाया कि अभी समय नहीं है बाबर के खिलाफ सैन्य अभियान करने का, थोड़ा सा वक्त लीजिए, अपनी शक्ति को संगठित कीजिए और तब फिर मिलकर हम करेंगे यह कार्य। लेकिन महमूद लोदी को बेचैनी थी बाबर को भारत से भगाने की। महमूद लोदी ने सैन्य अभियान किया, बाबर ने भी इधर से सैन्य अभियान किया और युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसमें शेर शाह सूरी ने महमूद लोदी की तरफ से क्या किया, युद्ध लड़ा। इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय होती है और बिहार पर एक तरह से बाबर का अधिकार हो जाता है। हालांकि शेर शाह सूरी संधि कर लेगा बाबर से। तो आइए देखते हैं मुगल इतिहास से संबंधित प्रश्नों को और हम अपने एग्जामिनेशन को एक नई धार देते हैं, एक नई दिशा देते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिवीजन अगर नहीं होता है बार बार तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। सिर्फ बुक पढ़ लेने से एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं होती। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को, प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं और फिर हमारी कोशिश है कि बिहार स्पेशल में बहुत जल्दी हम ज्योग्राफी में इंटर हो जाएं, ताकि ज्योग्राफी से जो आने वाले 10 प्रश्न हैं वो आपके छूटे ना। प्रश्न है, whom did the Mughal ruler Babur defeat to gain control over Bihar? मुगल शासक बाबर ने बिहार पर अधिकार पाने के लिए किसे हराया था? अभी उसकी चर्चा मैंने की। किसे? महमूद लोदी को। किसे? महमूद लोदी को। हमारा ऑप्शन है बी, महमूद लोदी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इब्राहिम लोदी को तो दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए लड़ा था, बिहार की गद्दी से नहीं, है ना। महमूद लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, और घाघरा का युद्ध लड़ा गया महमूद लोदी को बिहार की गद्दी से हटाने के लिए। हमारा बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो गया। हमारे हमने बढ़ना है प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? When did Babur start his military campaign in Bihar? बाबर ने बिहार में अपना सैन्य अभियान कब शुरू किया? आया 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में बिहार की तरफ मुड़ा। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने मुगलों की तरफ से लड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दक्षिण बिहार के जो शासक हैं बहार खां, उनका कान भर के शेर शाह सूरी के खिलाफ उनके दरबारियों ने कान भर के उन्हें उनके दरबार से निकलवा दिया था, हटवा दिया था। यही कारण है कि शेर शाह सूरी को मुगलों की सेवा में आना पड़ा और उस युद्ध में उन्होंने साथ दिया। उसी युद्ध के समय में शेर शाह सूरी ने यह वक्तव्य दिया था, यह स्टेटमेंट दी थी कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मुगलों को मैं भारत से भगा दूंगा। चलिए, तो किस साल यह अभियान शुरू हुआ था? 1527, 1528, 1529, 1530। हमारा आंसर हो जाएगा 1529। 1529 में ये अभियान चलाया गया था भाई। 1529 में यह अभियान चलाया गया था। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है?
बाबर हैड अपॉइंटेड हुम एज अ दीवान ऑफ बंगाल। दीवान का कार्य क्या होता है? दीवान का कार्य होता है राजस्व वसूली करना अपने क्षेत्राधिकार में। जिस क्षेत्र का दीवान बनाया जाता है उस क्षेत्र के बही खाते, अकाउंटिंग और राजस्व वसूली का कार्य किसके जिम्मे होता है? एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर समझ लीजिए। तो बाबर किसे अपॉइंट करता है बंगाल का दीवान? मुर्शीद खां, मुर्शीद इराकी, इस्लाम बेग या इस्मत खां। तो इन्होंने मुर्शीद इराकी को अपना दीवान नियुक्त किया था। किसे? मुर्शीद इराकी को अपना दीवान बंगाल में, बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में अपना दीवान नियुक्त किया था। बिहार में अभी भी शेर शाह सूरी, मैंने क्या बोला? शेर शाह सूरी ने संधि कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली बाबर की उसी युद्ध के पश्चात, है ना। तो बंगाल में किसे अपना नियुक्त किया दीवान? मुर्शीद इराकी को। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, विच मुगल सूबेदार सक्सेसफुली सप्रेस्ड द रिबेलियन ऑफ राजा संग्राम सिंह ऑफ खड़गपुर एंड बिल्ट अ सराय नेम्ड नूर सराय इन दरभंगा। किस मुगल सूबेदार ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया? तो पहला तो यहां पे हमें निकल के आता है एक फैक्ट कि खड़गपुर के राजा कौन थे। खड़गपुर के राजा कौन थे? संग्राम सिंह। उन्होंने विद्रोह किया मुगलों के खिलाफ और इसे दबा दिया गया और दरभंगा में एक सराय बनाया गया। सराय क्या होता है? दिल्ली में खूब सारे सराय हैं, दिल्ली में खूब सारे, लाडो सराय, कालू सराय, कटवरिया सराय, नेव सराय, कई सारे सराय हैं दिल्ली में। तो ये सराय होते क्या थे? सराय दरअसल, अब जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं ना, तो पहले के समय में रास्ते में तो जगह जगह एक स्पॉट होता था जहां पर यात्री रुकने का कार्य करते थे। मान लीजिए रात में, पहले के समय में इतनी रोड्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं थी रोड्स की, है ना। कई बार जंगलों को भी पार करना होता था, रोड्स बहुत अच्छे होते नहीं थे, तो कई बार डाकुओं का हमले का डर रहता था। कारवां में ये चलते थे, ग्रुप्स में चलते थे, तो रात के वक्त में चलना खतरे से खाली नहीं होता था उस वक्त। तो ये जगह जगह रुक जाते थे रात में, या अगर घोड़े से जा रहे हैं या किसी अन्य जानवरों की सवारी करके जा रहे हैं तो जानवर थकते भी हैं, उनके खाने पीने का भी एक टाइम होना चाहिए। तो ये सराय क्या था? एक तरह से मोटेल था, क्योंकि हाईवेज पे मोटेल होता है ना, हाईवेज पे मोटेल्स होते हैं ठीक है ना। तो उसी तरह से ये सराय हुआ करते थे, इस सराय में ये रुकते थे, वहां पे खाने पीने रहने का प्रबंध होता था। उस सराय का एक जो है मुखिया होता था, एक जो है हेड होता था जो सराय के का देखरेख प्रबंधन करता था, और वहां पर कुछ पैसे दो और कुछ राशि दो और रहने के लिए रूम पाओ, खाना पीना पाओ, आराम करो रात में, और फिर सुबह में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाओ। तो इसने दरभंगा में नूर सराय का स्थापना किया था, निर्माण किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए है मुनीम खां, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी असद खां, या ऑप्शन डी है बाज बहादुर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बाज बहादुर। बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को दबाया और दरभंगा में नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मुगल रूलर मेट द सुल्तान ऑफ बंगाल एट मनेर, है ना, बंगाल के सुल्तान से मुलाकात की। और यही वो वक्त था जिस वक्त शेर शाह सूरी बंगाल पर अपना दावा ठोक रहे थे। तो बंगाल के सुल्तान ने हुमायूं से मदद मांगी। किसके खिलाफ? शेर शाह सूरी के खिलाफ। बंगाल के सुल्तान ने किससे मुलाकात की? हुमायूं से मुलाकात की। ठीक है, कहां पर? मनेर में।
बंगाल के सुल्तान ने किस मुगल शासक, तो हमारा आंसर तो निकल के आ गया, समझाने के क्रम में ही मैंने बता दिया आंसर। बाबर नहीं होगा, जहांगीर नहीं होगा, शाहजहां नहीं होगा, आंसर क्या होगा? हुमायूं होगा। हुमायूं से मुलाकात की थी बंगाल के सुल्तान ने। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 की तरफ, और 6 को देखते हैं कि क्या है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, When did सुलेमान कर्रानी declared establishment of his independent rule in India? ये कर्रानी कबीले जो है ना, वो बिहार के अंतिम अफगान शासक रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि कौन सा अफगानियों में किस अफगानियों का अंतिम शासन रहा बंगाल में, तो कर्रानी कबीले का अंतिम शासन रहा है। तो प्रश्न है यहां पे कि सुलेमान कर्रानी जो है जो सुलेमान कर्रानी है वो, अब यहां पे इंडिया हो गया है, यहां पे इंडिया नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था? टाइपिंग एरर है, बिहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पे बिहार होगा। तो ये बस टाइपिंग एरर और कुछ नहीं। When did सुलेमान कर्रानी declared establishment of his independent rule in बिहार? बिहार में वो अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का घोषणा कब किया? ठीक है ना, मुगलों के रहते 1562 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1566 ईस्वी या 1568 ईस्वी, और इस वक्त अकबर गद्दी पर बैठ चुका था। अकबर तो गद्दी पर 1556 में ही बैठ गया था। आपको पता है मुगलों का इतिहास, आपको पता है ना जी कि मुगलों में कौन कब से कब तक रहा है, शासन का काल किसका रहा है? अगर नहीं है तो एक बार ध्यान दे दीजिए यहां पे। मुगल आपको पता है पहला शासक कौन है? बाबर 1526 से 30। दूसरा हुमायूं कब से कब तक? हुमायूं का शासन 1530 से 40, और फिर बीच में 15 साल के लिए इनका शासनकाल नहीं था, 1555 से 56 में अपने पुस्तकालय से गिर के ये इनकी मृत्यु हो जाती है, घायल होते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। और तब 1556 में कौन बैठता है? 14 वर्षीय बालक बैरम खां के नेतृत्व संरक्षण में 1556 से 1605 तक। फिर अकबर के बाद कौन आता है? अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627, है ना। तो कई बार क्रम पूछ देता है कि किसके बाद कौन सा शासनकाल, प्रश्न पूछ सकता है कि कालानुक्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा आया, ठीक है ना। 5वें नंबर पे कौन आया? शाहजहां 1627 से 1657, और फिर औरंगजेब आता है, अपने फादर को कैद कर लेता है आगरा के किले में। 1657 में शाहजहां की मृत्यु नहीं होती, वो तो कैद में चले जाते हैं, और फिर 1657 से 1707 तक लगभग 49 सालों तक इसका शासनकाल रहेगा औरंगजेब का। तो ये तो पूर्व मुगल की बात हो गई। मुगलों के इतिहास को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक वो मुगल जिन्होंने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार किया और जिन्होंने सिर्फ मुगल साम्राज्य को मजबूती दी, एक शक्ति प्रदान किया, और दूसरा है उत्तर मुगल। उत्तर मुगल में वो शासक हैं जिन्होंने बने बनाए शासन को बर्बाद कर दिया। ये नालायक निकम्मे लोग हैं, निहायत ही मूर्खाधिराज, निकम्मे, कायर, डरपोक, रंगीला, जो आप उपाधि दे दीजिए वो सारे हैं। और कहते हैं भाई, हमारे बिहार में एक चीज देखता हूं मैं
कि जो वहां पे चपरासी के नौकरी का भी एक अलग क्रेज है। बिहार और यूपी में मैं देखता हूं कि सरकारी चपरासी भी अगर हो तो उसका भी एक अलग क्रेज है, उसका दहेज फिक्स है कि इतना दहेज मिलेगा उसका, और यह सत्य है, इससे कोई नकार नहीं सकता। लाके ही नीतीश कुमार ने अभियान चलाया दहेज मुक्त विवाह का, लेकिन वहां पर सरकारी नौकरी करने का मतलब ही है दहेज लेना। और जो ग्रेड 4 में भी है वो भी 15 लाख एकदम, और गाड़ी वाड़ी का जो है डिमांड कर देता है। अधिकारियों की बात आप छोड़ दीजिए, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए के अधिकारियों की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो करोड़ों में बिकते हैं। और इसको कोई झुठला दे तो मैं इस बात को वापस ले लूं। तो वहां पर क्या है कि भाई मैंने एक चीज फील किया कि वहां पे जो कर्मचारी हैं, सिंपल जो क्लर्क है, जो किसी ऑफिस ब्लॉक में क्लर्क हैं, शिक्षा विभाग में क्लर्क हैं, किसी भी विभाग में क्लर्क हैं, घूस लेते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। घूस नहीं लेते हैं घूस लेते हैं, वो रिश्वत। मैं जहां से आता हूं वहां पर उसी मोहल्ले में एक भाई साहब हैं, भाई साहब क्या अंकल हैं, राजस्व कर्मचारी हैं। सिंपल ब्लॉक में राजस्व कर्मचारी का वेतन मुश्किल से खूब होगा, इतने सालों से जॉब कर रहे हैं तो 75-80 हजार पहुंचा होगा उनका। लेकिन घर बनवाया उन्होंने 3 फ्लोर का, और भाई साहब ऊपर से नीचे तक जो संगमरमर लगी है, टाइल्स लगी है, भाई वो तो बिना घूस का नहीं होगा। स्कॉर्पियो सबसे टॉप क्लास की स्कॉर्पियो, हर रूम में एसी, हर रूम में टीवी। एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो कर्मचारी है, सिर्फ क्लर्क है, वो तो नहीं कर सकता। और वो जाते ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, और उनका एक अलग ऑफिस है जहां पे 2 लड़के काम करते हैं, आवासीय बनाने का, मालगुजारी का, रसीद काटने का, फलाना ढिमकाना। उसको 15-15 हजार का, जिस व्यक्ति को 80 हजार का सैलरी मिलता है वो 15-15 हजार रुपए देता है सैलरी 2 लड़कों को अलग से। सोचिए वो कहां से आता है। तो ये एक मैंने वास्तु स्थिति रखी। तो अब वो सारा धन कमाया, करोड़ों का रुपए अर्जित किया, साम्राज्य इकट्ठ बनाते अपना। अब ये सिर्फ मैंने कर्मचारी क्लर्क की बात करी, क्लर्क के बाद ऊपर के अधिकारियों की भी वही हाल है। ऊपर के अधिकारी भी वैसे ही घूसखोर है, ठीक है ना। मेरी मां आईसीडीएस में जॉब करती है, आंगनबाड़ी में, जहां पे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर सिर्फ करप्शन है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। पोषाहार के नाम पर लूट है। सीडीपीओ को 2500 रुपए चाहिए, सुपरवाइजर को जब आएगी सुपरवाइजर सिग्नेचर करने 500 रुपए चाहिए। सेंटर चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, यदि सीडीपीओ पहुंच गया, चल रहा हो तब भी 5000 रुपए, अगर आपको नौकरी नहीं जानी है आपकी, नहीं चल रहा हो तब भी 5000, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल तो ऐसा डिमांड सुनने को आया कि यदि आप सेंटर नहीं चलाना चाहते हैं तो हर महीने 2500 रुपए तो आप पोषाहार का दीजिए ही, हर महीने 5000 रुपए दे दीजिए, मतलब 7500 रुपए दे दीजिए और घर पे आराम से बैठे रहिए, सेंटर चलाने की जरूरत नहीं है, बाकी पैसा आपके पॉकेट में। ये स्थिति है बिहार की। और ये सब धन इकट्ठा करते अपने आने वाले वंशजों के लिए। जमीन खरीदेंगे, यहां पे 10 कट्ठा, वहां पे 15 कट्ठा, वहां पे 20 कट्ठा, सब अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने नाम में नहीं खरीद सकते, रिश्तेदारों के नाम पे खरीदते हैं। और भाई मैं जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूं ना भाई, उसके बच्चे नालायक निकल जाते हैं, नालायक निकल जाते हैं। जिस राजस्व कर्मचारी का मैंने एग्जाम्पल दिया, उनके दोनों बच्चे नालायक हैं। अब कितना भी तुम धन अर्जित कर लो, अगर नालायक वंश निकल गया तो वो बना बनाया सब धन खत्म कर देगा। मुगलों का बना बनाया, मुगलों ने पूरे भारत को जीता, औरंगजेब ने तो अपने वंशजों को, अपने आने वाले जनरेशन को, बेटे पोते को, पूरा भारत को तस्तरी में सजा के दे दिया, लो बेटा, लो पुत्र, भारत पर शासन करो। लेकिन ये
उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं वो निहायत ही निकम्मे किस्म के हैं। इनके अंदर एक गुण नहीं है कि भारत पे ये शासन कर सके। कहते हैं कि कितना भी अर्जित कर लो, बाप दादा का संपत्ति अगर लायक नहीं होगे बर्बाद कर दोगे, है ना। तो यहां पे पहला तो है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12। फिर आता है बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल है 1712 से 13। फिर आता है फर्रुखसियर के शासनकाल चलेगी 1713 से 19। फिर फर्रुखसियर के बाद शासनकाल आएगा रफीउद्दर्जात, मात्र 3-4 महीने का शासनकाल है 1719 में ही। और फिर रफीउद्दौला, इनका भी शासनकाल 3-4 महीने की होती है 1719। और तब आता है मोहम्मद शाह रंगीला। ये साहब रंगीले हैं, मोहम्मद शाह रंगीला साहब हैं। इन्होंने 1719 से 1748 तक, इन्हीं के समय में तो सब खत्म हो गया। फिर आते हैं अहमद शाह। कौन आता है? एक नाचने वाली का पुत्र, 1748 से 54। फिर कौन आता है? फिर आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम औरंगजेब को कहते हैं, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। और तब आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाती है। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी जाती है उसके प्रधानमंत्री द्वारा। तो आलमगीर द्वितीय के बाद बैठता है कुछ दिन के लिए शाहजहां तृतीय। और तब शाह आलम द्वितीय का शासनकाल आएगा, जिनका लंबा समय रहेगा। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। और फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837। और अंत में बहादुर शाह द्वितीय या जफर कह लो, 1837 से 1857। तो इस प्रकार ये मुगलों का इतिहास रहा है। अब प्रश्न यहां पे बन गया कि भाई सुलेमान कर्रानी ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित की घोषणा कब की? तो कब की? देखिए आंसर इसका होगा 1564 ईस्वी में, 1564 एडी में उसने बिहार को स्वतंत्र राज्य बना दिया। ठीक है। इसी के बाद अकबर सैन्य अभियान अब करेगा बिहार के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। Whom did Akbar send to Bihar to crush the growing power of दाऊद खां? दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? बिहार में दाऊद खां जो है अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा था, दाऊद खां कर्रानी। तो दाऊद खां जो है कर्रानी कबीले का है ये, तो अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा था। तो उसके शक्ति को रोकने के लिए, शक्ति पर कंट्रोल करने के लिए किसे भेजा अकबर ने? ऑप्शन ए है मुनीम खां, ऑप्शन बी है इस्लाम खां, ऑप्शन सी है इस्मत जंग या हैबत जंग। तो इसने मुनीम खां को भेजा था अकबर ने। अकबर ने मुनीम खां को भेजा था दाऊद खां कर्रानी के पावर पर कंट्रोल करने के लिए, बढ़ती हुई शक्ति को के खात्मा के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अकबर गेव किंगडम ऑफ मिथिला एज अ गिफ्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय हुज स्कॉलरशिप। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं ये मिथिला के,
और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने मिथिला इनको दे दिया, मिथिला के शासन को इनके हाथ में दे दिया। अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर मिथिला का राज्य उपहार में दे दिया? ऑप्शन ए है महेश ठाकुर, गोपाल ठाकुर, शुभंकर ठाकुर या नारायण ठाकुर। तो आंसर होगा महेश ठाकुर। महेश ठाकुर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने मिथिला का शासन इनके हाथों में सौंप दिया। तो यहां पर महेश ठाकुर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंतजार कर रहा है, हमारा इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और 9 नंबर प्रश्न है, इन हुज रेन डिड टोडरमल डिसाइड टू अंडरटेक मेजरमेंट ऑफ द लैंड। टोडरमल उन 9 रत्नों में शामिल था जो अकबर के दरबार में रहते थे और टोडरमल के नाम पर दर्ज है भूमि पैमाइश। अकबर के समय में जितनी भी भूमि पैमाइश की गई है, भूमियों का मेजरमेंट किया गया है, वो सब टोडरमल के देख रेख में किया गया है। और टोडरमल का संबंध बिहार से है और चंपारण से है। टोडरमल का संबंध चंपारण से है, याद रखिएगा। इन हुज रेन डिड टोडरमल डिसाइड टू अंडरटेक द मेजरमेंट ऑफ द लैंड। तो ये किसके शासनकाल में टोडरमल रहते थे? उन्हीं के शासनकाल में उन्होंने निर्णय किया होगा कि बिहार की भूमि का माप लिया जाए। ये माप की क्यों आवश्यकता थी? कर निर्धारण के लिए। कर निर्धारण के लिए यह आवश्यकता थी जानने की कि कहां पर किस प्रकार की भूमि है, उन भूमि पर किस प्रकार का कर लगाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय में इन्होंने बिहार के भूमि का माप कराया है टोडरमल ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? Whom did Akbar defeat at Patna in August 1574 AD? अगस्त 1574 ईस्वी में अकबर ने पटना में किसको हराया था? तो भाई अभी नाम मैंने रखा था किसको? ऑप्शन ए है दाऊद खां, ऑप्शन बी है अजीत कोकलात, ऑप्शन सी है मुनीम खां, जमाल खां गिलजई। मुनीम खां इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुनीम खां तो को भेजा ही गया था दाऊद खां को रोकने के लिए। अजीज कोकलात इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब बिहार पर अकबर कंट्रोल कर लेगा तो पहला सूबेदार बिहार का यही बनने वाला है। दाऊद खां आंसर होगा। इसी दाऊद खां को रोकने के लिए मुनीम खां भेजा था और अंत में अकबर स्वयं से पटना आकर इसे पराजित करता है सैन्य युद्ध लड़के। तो अगस्त 1574 ईस्वी में अकबर द्वारा पटना में युद्ध लड़ा गया और इसमें दाऊद खां करानी को पराजित किया गया, दाऊद खां को पराजित किया गया। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? During the reign of which Mughal ruler remained the center of the battle between the Pathan and the Mughals? किस मुगल शासक के शासन काल में पठानों और मुगलों के बीच लड़ाई हुई? अभी अभी मैंने चर्चा किया कि पठान और अफगानों के बीच में, पठान का मतलब अफगान, अफगानों और मुगलों के बीच में जो अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था वो किसके शासनकाल में चल रहा था? अकबर के शासनकाल में चल रहा था। आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर इज द करेक्ट आंसर, अकबर इज द राइट आंसर। उन्हीं के शासनकाल में जो है बिहार पठान और मुगलों की लड़ाई का केंद्र बना था। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 12 कहता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर वेयर डिड उज्जैनी किंग रिवोल्ट इन दलपत शाही? अकबर के शासनकाल में उज्जैनी राजा दलपत शाही ने कहां विद्रोह किया था? है ना। उज्जैनी कौन है? ये आदिवासी राज्य हैं और उज्जैनियों का स्थापना तब हुआ जब इन्होंने चेरो राज्य को हरा करके उसी क्षेत्र में अपने अधिकार को स्थापित किया। और ये कौन सा क्षेत्र था? शाहाबाद, है ना, शाहाबाद का क्षेत्र था और इन्होंने जगदीशपुर नामक जगह पर अपनी राजधानी बनाई। आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर। जगदीशपुर आपको याद होगा शाहाबाद का क्षेत्र था। 1857 के युद्ध में जगदीशपुर वापस से आएगा क्योंकि कुंवर सिंह इसी जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो उज्जैनी राजा दलपत शाही ने कहां विद्रोह किया था? जगदीशपुर में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? Who was the first Mughal ruler to merge Bihar into his empire?
पहला शासक कौन था मुगल शासक जिसने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? मैंने शुरुआत के इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि अकबर के समय में ही फाइनली बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया जा सका। तो आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। अकबर के समय में, अब किस साल मिलाया गया ये अगले प्रश्न जब आएंगे सामने निकल के तब उसमें देखने को मिलेगा। तो अकबर के शासनकाल में इसे मिला लिया गया कहाँ? मुगल साम्राज्य में। किसको? बिहार को। प्रश्न संख्या 14 कहता है विच मुगल रूलर पार्टिसिपेट इन द विक्ट्री ऑफ पटना। अब पटना की विजय 1574 की बात अभी आई ना, 1574 में पटना में युद्ध लड़ा गया, तो उसमें किसने भाग लिया था और कौन होगा? अकबर को छोड़ करके अकबर स्वयं से उस युद्ध में भाग लिया था। अकबर ही पटना के विजय में भाग लेता है। प्रश्न संख्या 15 की बारी है। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विच मुगल सूबेदार ऑफ बिहार मेड रोहतास हिज कैपिटल। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई? मुनीम खां, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम या सैफ सिंह? याद रखिएगा ये शासक का नाम बार बार आएगा, इस सेनापति का नाम बार बार आएगा और ये राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह बिहार के गवर्नर नियुक्त हुए थे, मुगल सूबेदार नियुक्त हुए थे। अकबर ने उन्हें बिहार का सूबेदार बनाया था, कुछ समय के लिए ही बनाया था। और इन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई? रोहतास को। इस वही रोहतास जहां के जागीरदार रोहतास सासाराम है ना ठीक है, वहां जहां पे शेरशाह सूरी हुआ करते थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। बिहार विटनेस्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवेलियंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल रूलर। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सबसे अधिक विद्रोह होते हैं? तो ये क्योंकि ये समय वो रहा जिस वक्त पठान और अफगानों के बीच में लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो अफगानी इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान कई सारे साम्राज्यों का कब्रगाह रहा है। अफगानिस्तान पर कितने सारे शासकों ने, कितने सारे साम्राज्यों ने अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने अपने मजबूत जज्बे से वहां हर बार साम्राज्यों को पराजित किया है। चाहे वो आधुनिक समय में रसिया हो, यूएसएसआर हो या अमेरिका हो, दोनों को मुंह खाना, चारों खाने चित होनी पड़ी, दोनों को मुंह की खानी पड़ी। तो देखो जी अभी वहाँ पे अब तालिबान का शासन है और अफगानियों ने फिर से अपने शासन को कंट्रोल कर लिया। हालांकि मैं उस शासन के नीतियों के विरोध में हूँ। कई सारी नीतियाँ ऐसी हैं जो ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं करती हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक विद्रोह इसलिए हुए क्योंकि अफगानी जो है मुगलों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मुगलों के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। तो किसके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुआ है? अकबर के समय में सबसे अधिक विद्रोह हुआ है, क्योंकि अकबर फाइनल टच देना चाहता था, बिहार को फाइनली मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था और वो अफगानी चाहते नहीं थे। प्रश्न संख्या 16 के बाद 17 की बारी है। द ईरानियन ट्रैवलर अब्दुल लतीफ केम टू बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अ से अब्दुल याद रखिएगा। अब्दुल मध्यकालीन यात्री है और कहाँ का यात्री है? ईरान का यात्री है। तो अ से अब्दुल और अ से अकबर, अ से अब्दुल और अ से अकबर याद रख लीजिएगा। अब्दुल लतीफ, अ से अब्दुल और अ से अकबर। अकबर के शासनकाल में यह बिहार आया था। चलिए इसमें कुछ रखा नहीं था, लेकिन याद रखिएगा पहले तो कहाँ का यात्री है और किसके दरबार में आया था और कहाँ पर यात्रा किया था। प्रश्न संख्या 18 कहता है हु अपॉइंटेड राजा मान सिंह एज द गवर्नर ऑफ बिहार प्रोविंस। अरे भाई कौन राजा मान सिंह को बनाया होगा? ऑब्वियसली अकबर के समय में ये राज था, तो किसने बनाया होगा? अकबर ने बनाया होगा। इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का राज्यपाल किसने नियुक्त किया था? अकबर ने नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? अकबर ने नियुक्त किया था। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न की बारी हो गई खत्म और 19 नंबर प्रश्न की आ गई बारी। 19 नंबर प्रश्न कहता है
व्हेन डिड अकबर एनेक्स्ड बंगाल एंड बिहार इनटू मुगल एम्पायर, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? यह किस समय था? 1574 में लड़ाई लड़ी उसने, पटना जीता और अंततः 1576 में जाकर के उसने बंगाल और बिहार को किसमें मिला लिया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1576 हमारा आंसर हो जाएगा। 1576 एडी इज द करेक्ट आंसर, और इसी 1576 एडी में मिलाया गया बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न के बाद 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। Who was appointed by the Mughal ruler Jahangir as the governor of Bihar in 1621? मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? भाई जहांगीर ने उस समय यह एक प्रचलन आ गया था कि राजकुमारों को प्रांतपति बनाना, राजकुमारों को किसी ना किसी प्रांत का सूबेदार बनाना। तो जहांगीर ने प्रिंस मतलब राजकुमार, है ना, राजकुमार परवेज को, ठीक है ना, राजकुमार परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया था। प्रिंस परवेज, राजकुमार परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया था। किसने? याद रखिएगा, जहांगीर ने। किस साल बनाया था? 1621 में बनाया था। तो आपको यहाँ पे 3-4 फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को कहाँ का जागीरदार, कहाँ का सूबेदार? बिहार का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 20 के बाद 21 की बारी है। 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। Which Mughal prince took refuge in Bihar during the course of his rebellion? किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के दौरान बिहार में शरण ली थी? अच्छा, उस समय आम बात थी राजकुमारों का विद्रोह, ठीक है। अकबर के पुत्र ने भी, सलीम ने भी विद्रोह किया था, फिर बाद में चल के जहांगीर के पुत्र ने भी विद्रोह किया। तो इस तरह से वहाँ उस समय प्रचलन थी। औरंगजेब खुद विद्रोह करके शाहजहां को कैद करके गद्दी पर बैठा, और औरंगजेब के समय में उसका पुत्र अकबर जो है वो भी विद्रोह किया था। तो उस समय राजकुमारों द्वारा विद्रोह किया जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी, आम बात थी। तो किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के दौरान बिहार में शरण ली थी? कहाँ पे शरण ली थी? बिहार में। आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने विद्रोह करके बिहार में शरण लिया था। प्रश्न हो गया 21 खत्म। प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 22 कहता है क्या कहता है? प्रश्न संख्या 22 कहता है द ईरानियन ट्रैवलर, ये भी ईरानियन ट्रैवलर है, मोहम्मद सादिक केम टू बिहार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल रूलर? ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के वक्त में दरबार में आया था, बिहार आया था इनफैक्ट? तो वहां पे अब्दुल लतीफ था, औ से अब्दुल, औ से अकबर, यहाँ पे सौ से सादिक और शौ से शाहजहां। सौ से सादिक और सौ से शाहजहां, याद रखिएगा। मोहम्मद सादिक भी ईरानी यात्री था, ये भी मुगल शासन के समय में आया था, ये भी बिहार आया था। और याद करिए किसके शासनकाल में आया था? तो सौ से सादिक और शौ से शाहजहां। तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आंसर हमें मिल गया। अब्दुल लतीफ हो जाएगा अकबर और सादिक हो जाएगा शाहजहां। चलिए प्रश्न संख्या 22 के बाद 23 पर चलते हैं। Who was made the सूबेदार ऑफ बिहार in 1580 AD? 1580 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? क्योंकि 1580 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार और बंगाल को मिला तो लिया मुगल साम्राज्य में। 1580 में जाकर के बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया और बिहार के लिए एक अलग सूबेदार की जो है नियुक्ति की गई। तो 1580 में अकबर ने बिहार में किसे सूबेदार बनाया था? आंसर हो जाएगा मिर्जा अजीज कोकलात या कोक्का भी कह सकते हैं, मिर्जा अजीज कोक्का, ठीक है। इन्हीं को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। इसके द्वारा 1580 का समय है तो अकबर द्वारा बनाया गया होगा। 23 के बाद प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है
द कंट्रोल ऑफ दिल्ली ओवर बिहार वर्चुअली एंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर, है ना। मुगलों, अब उत्तर मुगल काल में मुगल शासक कमजोर हो गए हैं और कमजोर होने के कारण जो प्रांत है वहां के जो सूबेदार हैं उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया है, एक तरह से अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी है। और ये शुरुआत हैदराबाद से स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हैदराबाद जो है स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था निजामुल मुल्क के नेतृत्व में, उसके बाद अवध भी स्वयं को स्वतंत्र कर चुका है सादत खां के नेतृत्व में। उसी प्रकार से बंगाल जो मुगल का एक पार्ट हुआ करता था वो भी खुद को स्वतंत्र कर चुका है मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। तो यह कब जो है हुआ था, फर्रुखसियर के समय में 1719 के पश्चात एक तरह से बिहार को मुगलों से अलग मान लिया गया, मुगलों से अलग यह स्वतंत्र राज्य बन चुका था। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? फर्रुखसियर के समय में अंततः समाप्त हो जाता है बिहार पर मुगलों का नियंत्रण। याद रखिएगा, 24 के बाद 25 की बारी है। 25 कहता है क्या? हु मेड प्रिंस अजीम द सूबेदार ऑफ बिहार? अजीम, अजीम, अजीम मतलब इसका पूरा नाम अजीम उस शान था। इसका पूरा नाम क्या था? अजीम उस शान। ये 4 भाई हुआ करते थे, ठीक है। जहांदार शाह, रफी उस शान, अजीम उस शान, जहान शाह। ये एक और भाई थे इसके जहांदार शाह, एक और भाई था इसका रफी उस शान, और एक भाई था और जहान शाह। और ये चारों ही पुत्र थे किसके? बहादुर शाह प्रथम के। बहादुर शाह प्रथम के। और बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? औरंगजेब का। तो हम कह सकते हैं कि ये चारों क्या हैं? पौत्र हैं औरंगजेब के। तो औरंगजेब ने इसी में से अजीमुश शान को बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया था। अजीमुश शान को बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया था। अजीमुश शान को आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। तो इसने अजीम ने, प्रिंस अजीम जो राजकुमार अजीम है, उन्होंने पटना का पुनर्निर्माण किया। इन्होंने पटना का पुनर्निर्माण किया और पटना के पुनर्निर्माण में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए और उसका नाम, पटना का नाम बदल के अजीमाबाद कर दिया। तो पटना का नाम अजीमाबाद किसके द्वारा रखा गया था? इसमें कहीं कोई शक नहीं है, प्रिंस अजीम द्वारा पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया। पटना का पुनर्निर्माण करके 2 करोड़ के रुपए के करीब में खर्च किया था इन्होंने पटना के पुनर्निर्माण में। 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द कंट्रोल ऑफ द नवाब्स ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड ओवर बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर? किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया? और ये 1708 में ही हो गया था। 1708 में मुर्शीद कुली खां ने एक तरह से बंगाल पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया था, लेकिन उसने मुगलों के प्रति अपनी निष्ठा जारी रखी। ऐसा नहीं कर दिया कि हम मुगलों से एकदम अलग हो गए। मुगलों के प्रति निष्ठा अपनी जारी रखी, क्योंकि उसको पता था कि मुगल अभी भी शक्तिशाली है। लेकिन एक तरह से अब बंगाल के नवाबों का बिहार पर नियंत्रण स्थापित हो गया। किसके समय में? बहादुर शाह प्रथम के समय में ही। हालांकि 1733 में जा करके फाइनली ऑफिशियली बिहार को बंगाल का पार्ट बना दिया गया, लेकिन 1708 के बाद से ही मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में जो है बिहार पर बंगाल का नियंत्रण स्थापित हो गया था। 27 नंबर प्रश्न हो गया। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है? विच मुगल रूलर वॉज कोरोनेटेड इन बिहार अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में बिहार में हुआ था, है ना?
भाई इस समय यह शासक, जिस समय शासक यह बना उस समय उसके पिता की मृत्यु हो गई, पिता को मार डाला गया। कहाँ? दिल्ली में। इसके पिता का नाम आलमगीर द्वितीय था, इसके पिता का नाम आलमगीर द्वितीय था। और के अपने ही मंत्री इमादुल मुल्क ने आज आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। तो इमादुल मुल्क के द्वारा हत्या करने के बाद इसके पुत्र, जिसका नाम असली नाम अली गौहर था, उसने, वह उस वक्त पटना में था और यही वक्त वो वक्त था जिस समय उसने पटना को घेरा भी था, पटना पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। लेकिन यह अंग्रेजों के संरक्षण में ही राज्याभिषेक करता है अपना। ये कौन था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में पटना फैक्ट्री में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्यों ये। और उसके बाद वो दिल्ली गया नहीं, वो जा करके फिर लखनऊ में अवध के शासक के यहाँ शरण लेता है और एक तरह से जो है अपने पूरे जीवन काल में जो है एक तरह से कह सकते हैं इससे अभागा बादशाह कोई हुआ नहीं, है ना, बिना किसी साम्राज्य के ही बादशाह था। 29 नंबर है, बिहार वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन द मुगल एम्पायर। इन बिहार को मुगल साम्राज्य का को प्रांत का दर्जा कब दिया गया? 1580 में मिर्जा कोकल ताश को बनाया गया। एक बात बताइए, उसी वक्त बिहार को प्रांत का दर्जा दिया गया होगा। क्या दिया गया? 1580 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया है। तो 29 नंबर प्रश्न हो गया आपके सामने। 30 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 30 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, हु गेव द दीवान ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ औरंगजेब? हु वॉज द दीवान ऑफ बंगाल? औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? औरंगजेब ने ही इसकी नियुक्ति की थी बंगाल के दीवान के तौर पे। और ये कौन था? मुर्शीद कुली खां। ये कौन था? मुर्शीद कुली खां। इसी मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र किया अंग्रेजों के, मुगलों के चुंगल से। ठीक है, तो ये हो गया बंगाल का दीवान हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विच मुगल प्रिंस वॉज बोर्न इन पटना? किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? मोहम्मद शाह, अजीम, परवेज या फर्रुखसियर? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फर्रुखसियर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और फर्रुखसियर का जन्म पटना में इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पिता उस समय बिहार के गवर्नर थे, बिहार के सूबेदार थे। कौन? अजीमुस शान। इसी के पिता हैं अजीमुस शान। यही कारण है कि इसका जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ है, फर्रुखसियर। ठीक है, तो अजीमुस शान इसके पिता हैं और इसके पिता चूंकि बिहार के गवर्नर थे इसीलिए इसका जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द लैंड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन बिहार वॉज डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बिहार में मुगल काल के दौरान भूमि को निम्नलिखित में विभाजित किया गया था। किसमें? खालसा, जागीर, सयूरगल या उपयुक्त सभी? तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी में विभाजित किया गया था। दरअसल खालसा भूमि जो होती थी, खालसा भूमि राज्य की भूमि होती थी। यहाँ से होने वाली आय जो है वो सीधे सीधे बादशाह के खजाने में जाता था, ये किसी में बांटा नहीं गया था। जबकि जागीर मनसबदारों की भूमि होती थी, इस पे मनसबदार अपना कमीशन रख के बाकी जो है वो बादशाह के दरबार में लेके जाते थे। तो मनसबदार पे एक तरह से जमींदार, मनसबदार क्या एक तरह का जागीरदार है, एक तरह का जमींदार है। तो उपयुक्त सभी जो है इसके पार्ट हो जाएंगे 32 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है? मिडिएवल बिहार रिमेन्ड अंडर द रूल ऑफ विच रूलर? मध्यकालीन बिहार किस शासक के अधीन रहा? अब जान जाइए, ये शर्कियों के हाथों में भी रहा, शर्की राजवंश के हाथों में भी, लोदियों के हाथ में भी रहा, जो अफगानी महमूद लोदी आया था ना, तो और सुर राजवंश अर्थात शेर शाह सूरी के हाथों में भी रहा। तीनों ही शासकों के हाथों में रहा। उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा। इसी के साथ
आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आशा है ये लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दिया कीजिए और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेता हूँ विदा। अगले लेक्चर में फिर से एक नया सीरीज लेकर के आऊँगा, नया क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इस लेक्चर को का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।